गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम जानते हैं कि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान नहीं होता। वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान है, अतः हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से क्या अभिप्राय है? दो तरह की निर्वाचन पद्धतियां होती है, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन से अभिप्राय है कि जनता स्वयं राष्ट्रपति का निर्वाचन करे, तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाएगा। जैसे कि अभी फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से अभिप्राय ये है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है और ये माना गया कि चूंकि हम ये चाहते थे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान ही बन के रहे, वो वास्तविक प्रधान बनने का प्रयास ना करे, इसलिए हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। एक दूसरा कारण भी था कि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया है। तो अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं और 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है उसके कौन कौन मेंबर हैं? तो उसके मेंबर होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, संसद में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत का अभिप्राय ये है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा में ऐसे दो मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और राज्यसभा में ऐसे 12 मेंबर्स होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान या किसी और क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता प्राप्त हो। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 ये मनोनीत सदस्य होते हैं। इसके अलावा बाकी सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों में जो विधानसभाएं हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ ही 1992 में जो 70वां संविधान संशोधन किया गया, उस 70वें संविधान संशोधन के अनुसार अब जो संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानसभाओं के और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ विशेष बात हमें ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यहाँ हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का इच्छुक है या राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली बात, भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो, उसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, साथ ही वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो निर्वाचन से पूर्व संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य था, तो राष्ट्रपति पद पर अपॉइंट होने के बाद उस डेट से, उस सभा से उसका स्थान खाली माना जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक कुछ योग्यताओं की बात हमने की। इसके बाद
अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता किस मेथड से है। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है हमारे देश में, उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो आइए हम देखते हैं कि ये मेथड क्या है। इस मेथड को समझने के लिए हम इसे साधारण बहुमत पद्धति से कंपेयर करते हुए समझते हैं। सबसे पहली बात हमें जो समझनी है वो है कि इसमें क्या डिफरेंट चीज़ है। तो इस मेथड में जो डिफरेंट चीज़ है वो है मतदान का तरीका। मतदान कैसे होता है, देखिए, मान लीजिए ए, बी और ये सी, ये 3 कैंडिडेट हैं। तो साधारण मेथड में क्या होता है, जो साधारण बहुमत पद्धति होती है उसमें क्या होता है कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं। अब आपको जो भी कैंडिडेट पसंद है आप उसके नाम के आगे बटन दबा देंगे, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति वोट देने गया, उसे मान लीजिए बी पसंद है तो वो बी के आगे टिक लगा देगा, ठीक है। तो जो जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनमें जो आपको पसंद है कैंडिडेट, उसके नाम के आगे आप ठप्पा लगा देते हैं या आप मशीन का बटन दबा देते हैं। यहाँ क्या होता है, देखिए, यहाँ वोटिंग देने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ जितने कैंडिडेट खड़े हैं उन कैंडिडेट के नाम के आगे आपको अपनी वरीयता बतानी होती है, आपको अपनी पसंद बतानी होती है। जैसे ए, बी और सी है, आप वोट देने गए तो अब आप ये बताएंगे कि आपकी पहली पसंद ए है, दूसरी पसंद सी है, तीसरी पसंद बी है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति वोट देने गया तो वो भी इसी तरीके से अपनी पसंद बताएगा कि मेरी इन तीनों में से मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं आपको अपनी चॉइसेस बतानी होगी कि इन तीनों कैंडिडेट्स में आपकी नंबर से क्या क्या आपकी चॉइस है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हमने देखा कि मतदान का तरीका इसमें अलग होता है। दूसरी जो बात इसमें डिफरेंट है वो है दूसरी जो बात हम बात करेंगे अब इसकी, वो बात जो इसमें अलग है उससे। देखिए, साधारण बहुमत पद्धति में क्या होता है, जैसे ए, बी और सी, ये 3 कैंडिडेट हैं। अब जब वोटों की काउंटिंग की जाती है तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों में से किसको बहुमत मिला, और जिसको बहुमत मिलता है वो व्यक्ति इलेक्टेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसको 33 मिले, इसको 40 मिले, इसको 30 मिले, तो सिंपल है कि हम बी को इलेक्ट कर देंगे क्योंकि बी को बहुमत मिला है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसको मतों की एक निश्चित संख्या प्राप्त होनी चाहिए और उसे हम कहते हैं न्यूनतम कोटा। तो इसमें जिस व्यक्ति को विजयी होना है उसके लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। न्यूनतम कोटा अर्थात वोटों की एक निश्चित संख्या, कि इतने वोट तो मिलने ही चाहिए तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब प्रश्न ये आता है कि ये न्यूनतम कोटा हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है कि फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला है दिए गए मतों की संख्या, दिए गए मत अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और बराबर +1। फिर से मैं रिपीट करूंगी, दिए गए मतों की संख्या कि कितने वोट डाले जा रहे हैं अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, कितने प्रतिनिधि आपको निर्वाचित करने हैं। देखिए, ये जो मेथड है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये जनरली तब अपनाया जाता है जब हमें एक साथ एक से अधिक प्रतिनिधि चुनने हों। जहां बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहां ये मेथड अपनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसे अपनाया जाता है। और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि कितने हैं? 1। तो नीचे आ गया 1 + 1 मतलब 2, और जो हमारे पास आएगा उसको हम +1 कर देंगे। एक एग्जाम्पल से देखिए हम समझ लेते हैं।
जैसे जस्ट टेक एग्जाम्पल कि राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए आप कि 5,000 वोट डाले गए हैं। हालांकि इतने होते नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट जस्ट टेक एग्जाम्पल, मान लीजिए 5,000 वोट डाले गए हैं, तो दिए गए मतों की संख्या कितनी हो गई? 5,000। फॉर्मूला क्या है? दिए गए मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। कितने होते हैं प्रतिनिधि? 1 + 1 बराबर +1। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया? ये हमारे पास लास्ट आउटपुट आ जाएगा। तो न्यूनतम कोटा क्या हो गया? 2,501, अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होगा उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम इतने वोट प्राप्त करे। तो दूसरी विशेष बात क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसके लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। तीसरी बात अब हम देख लेते हैं। तीसरी जो चीज़ है इस मेथड में, क्या डिफरेंट चीज़ है? तीसरी चीज़ है मतों की काउंटिंग, मतगणना। देखिए ये भी अलग तरीका है। अब मतों की काउंटिंग कैसे होती है? साधारण बहुमत पद्धति में तो क्या होता है कि ए, बी और सी 3 कैंडिडेट हैं। ए को कितने मिले आप देख लेंगे, बी को कितने मिले आप देख लेंगे, सी को कितने मिले आप देख लेंगे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि ए, बी और सी 3 कैंडिडेट हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो कैंडिडेट ए है उसको पहली पसंद में कितने वोट मिले। देखिए एक बार, जैसे ए, बी और सी ये 3 कैंडिडेट हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे कि पहले ये जो तीनों हैं इनके पहली पसंद के मतों की काउंटिंग कर लेंगे कि पहली पसंद में कितने वोट मिले। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप वोट देने जाएंगे तो आप अपनी चॉइसेस बताएंगे कि पहली पसंद में इतने हैं, दूसरी पसंद ये है, तीसरी ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए है इसको पहली पसंद में कितने वोट मिले, बी को पहली पसंद में कितने वोट मिले, सी को पहली पसंद में कितने वोट मिले। तो ए, बी और सी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पहली पसंद के मतों की काउंटिंग की जाएगी और पहली पसंद के मतों की काउंटिंग में जिसको न्यूनतम कोटा मिल जाएगा वो व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि पहली पसंद के मतों की काउंटिंग में किसी को न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे कि हम दूसरी पसंद के मतों की काउंटिंग करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके दूसरी पसंद के मतों की काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि न्यूनतम कोटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर दूसरी चॉइसेस में भी नहीं मिला तो फिर हम तीसरी पसंद काउंट करेंगे, तीसरे के बाद हम चौथी पसंद काउंट करेंगे। मान लीजिए उस कंडीशन में भी अगर किसी को न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो फिर हम क्या करते हैं कि जिसके वोट सबसे कम होते हैं उसके वोट दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये हमने देखी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 बातें हमें ध्यान रखनी है इसमें स्पेशली। सबसे पहला तो वोट देने का तरीका क्या है, वोट देते समय चॉइसेस बतानी पड़ती है। दूसरी बात, जीतने के लिए चुनाव कोटा प्राप्त करना पड़ता है। और तीसरी बात, जब मतों की काउंटिंग की जाती है तो पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद, इस तरीके से हम पसंद के काउंटिंग में देखते हैं कि न्यूनतम कोटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला जो हमने बात किया था अभी, न्यूनतम कोटे का ये फॉर्मूला है कि न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, नीचे +1 भी हमें ऐड करना है, +1, और जो हमारे पास आएगा आउटपुट उसमें +1। ठीक है। अब एक विशेष बात और, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं इन सभी सदस्यों के मतों का मूल्य, मतलब मतों की संख्या समान नहीं होती। समान क्यों नहीं होती, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए इसके पीछे लॉजिक, पहला लॉजिक तो ये है कि भाई भारतीय संघ के जो कुछ राज्य हैं वो बहुत बड़े हैं,
उनकी विधानसभा के सदस्य ज़्यादा हैं तो वो अधिक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ छोटे राज्य हैं जिनकी विधानसभाओं के सदस्य कम जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में होना चाहिए जितनी जनसंख्या को वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, ये सिद्धांत अपनाया गया कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्य दोनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्यों को जितने वोट मिलते हैं उतने ही वोट संसद सदस्यों को भी दिए जाने का अधिकार होना चाहिए। इसको पहले हम एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम करें कि हमें ये निकालना है कि भाई किसी राज्य की विधानसभा के किसी सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा। उसका फॉर्मूला ये होता है कि राज्य की जनसंख्या, कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, अपॉन राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राज्य की जनसंख्या की पॉपुलेशन कितनी है उस राज्य की, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे कि उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं। इससे क्या होगा, हमें यह पता लग जाएगा कि उस राज्य की विधानसभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि ये डाटा बहुत बड़ा आ जाएगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इस आंकड़े को कम करने के लिए हम इसमें भाग दे देते हैं 1000 का। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम ये जान सकते हैं कि विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा। इससे क्या होगा कि भाई विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य उतना हो जाएगा जितनी जनसंख्या को वो रिप्रेजेंट करता है। इससे एक इक्वलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है, अब संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा, उसका क्या फॉर्मूला है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, समस्त राज्यों संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग। जितने भी राज्य हैं, जितने भी संघीय क्षेत्र हैं, उनमें जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या, कि उनके कितने वोट माने जा रहे हैं, अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। हम इससे डिवाइड उसको कर देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और इनके पीछे लॉजिक यही था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ राज्य हमारे यहाँ बड़े होते हैं, कुछ राज्य छोटे होते हैं। तो ये चाहते थे संविधान निर्माता कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में हो जाए जितनी जनसंख्या को वो रिप्रेजेंट करता है। या दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों का बराबर का हिस्सा रहे, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले अपनाए गए हैं। अभी जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब हम वोटों की काउंटिंग करते हैं तो पहले हम पहली पसंद के मतों की काउंटिंग करते हैं, फिर दूसरी पसंद के मतों की काउंटिंग करते हैं। तो अगर हम हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो 1969 में जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, केवल उसी में दूसरी पसंद के मतों की गणना की गई थी। अदरवाइज़ ये होता है कि पहली पसंद के मतों की गणना से ही चुनाव कोटा प्राप्त हो जाता है। अब हम एक दो मुद्दे और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि जैसे एक प्रश्न ये उपस्थित हुआ एक बार कि मान लीजिए अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सकता है। तो इस बारे में 1974 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए, और यदि एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग है उस स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है और एक या दो राज्य में विधानसभाएं भंग हैं, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव होंगे।
हाँ, उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं। एक बात और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना चाहता है, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 निर्वाचकों द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए। इसी तरीके से जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहता है, उसका नाम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 20 निर्वाचकों द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए। थोड़ी हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति अपनाई गई है, तो कुछ आलोचक आलोचना भी करते हैं और उनकी आलोचना का मुख्य तर्क ये है कि ये जो नामकरण किया गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये नाम रखना गलत है, क्योंकि ये पद्धति तब अपनाई जाती है जब हमें कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुनना हो, लेकिन राष्ट्रपति तो चूंकि एक ही व्यक्ति हम चुनते हैं, तो इस पद्धति का नामकरण गलत है और इसका नाम हम रख सकते थे अल्टरनेट वोट या वरीयता मत। तो आलोचकों का जो मेन आलोचना है, एक तो इसके नामकरण को लेकर है, और इसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति के मेथड की बात करें, तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है और राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपनाई गई ये पद्धति भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप पूर्णतया सही है। तो आज हमने ये मेथड डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।